हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट बॉटनी क्लासेस में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग मैथ के क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। वो भी ये पेपर सेकंड वालों के लिए है भाई, सीटेट पेपर सेकंड वालों के लिए ये मैथ का प्रैक्टिस सेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। ओके, और आपको बता दें सीटेट 7 जुलाई 2024 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो सीटेट के एग्ज़ाम होंगे उनके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भाई ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का कोई एक्सपायरी डेट नहीं होता भाई, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना नॉलेज बढ़ेगा। ओके, और आपको बता दें कि प्रैक्टिस सेट नंबर 11 है। इससे पहले हम लोग 10 प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर चुके हैं। जो लोग पिछले प्रैक्टिस सेट को सॉल्व नहीं किए हैं वे लोग जा कर के पिछले प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करें और उसके बाद फिर आगे का प्रैक्टिस कंटिन्यू करें। ओके, और नीचे देखिए इजी टू हार्ड प्रैक्टिस सेट। अब हम लोग इजी क्वेश्चन से हार्ड क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं, ठीक है। बहुत कर चुके भाई इजी क्वेश्चन, अब हार्ड क्वेश्चन का बारी है। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, किसी घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 194 मीटर स्क्वायर है। यदि इसकी लंबाई 8 मीटर तथा चौड़ाई 6 मीटर है तो इसका आयतन मीटर स्क्वायर में क्या होगा भाई, बताइए। इसमें तो स्पेस ही नहीं भाई, कैसे सॉल्व किया जाएगा। देखिए अच्छा सॉल्व करते हैं। देखिए माना घनाभ की लंबाई बराबर L मीटर, ठीक है, और चौड़ाई बराबर B मीटर तथा ऊंचाई बराबर, ठीक है, ऊंचाई बराबर H मीटर, ठीक है। अब दिया है लंबाई, दिया है भाई, लंबाई बराबर कितना है 8 मीटर है, ठीक है, और चौड़ाई भी दिया है, मतलब B बराबर कितना है 6 मीटर है। ओके, अब घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, देखिए घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 194, ठीक है, एक मिनट भाई, 194 मीटर स्क्वायर। ओके, पृष्ठीय क्षेत्रफल है भाई, पृष्ठीय क्षेत्रफल आप लोग समझ लीजिएगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल है। अब एक फार्मूला है, देखिए फार्मूला है 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL, ओके, बराबर 194 मीटर स्क्वायर। ओके, इतना हो गया। अब घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर कितना, यही है भाई, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर इतने के होगा 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस BL नहीं भाई HL है, सॉरी HL। ओके, तो चलिए इसी फार्मूले के बेस पर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए LB प्लस BH प्लस HL, ठीक है, बराबर 194/2, ठीक है। भाग दे दीजिए भाई, 2 9 18, 2 7 14, ठीक है, 97 मीटर स्क्वायर। ओके, आप लोग समझ रहे हैं ना, ये 2 कहाँ से आया, 2 फार्मूले में है भाई, 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL है ना, फार्मूला हम लोग पीछे लिख चुके हैं, ठीक है। इतना आ गया 97 मीटर स्क्वायर। अब उसके बाद फिर आगे देखते हैं। देखिए LB कितना भाई, लंबाई कितना था 8 गुणे 6 प्लस 6 गुणे H प्लस H गुणे 8 बराबर 97 मीटर स्क्वायर।
ओके, अब देखिए भाई, अब गुणा कर लीजिए, 8 छक 48 और 6 का गुणा एच में होगा 6h प्लस एच का गुणा 8 में होगा 8h हो जाएगा। ठीक है, देखिए भाई स्पेस नहीं है इसलिए स्किप कर रहे हैं, आप लोग नोट करते हुए चलिएगा। ठीक है, देखिए 48 प्लस 6h प्लस 8h बराबर 97 मीटर स्क्वायर। ओके, इतना समझ में आया। अब 8 6 14, ठीक है, तो देखिए स्किप कर रहे हैं भाई। देखिए उसके बाद आ जाएगा आपका 48 प्लस 14h बराबर 97 मीटर स्क्वायर की। ठीक है, अब क्या होगा, 48 जो है ना ये 97 की तरफ चला जाएगा। ठीक है, तो इधर है तो प्लस में है, 97 की तरफ आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो देखिए इसके आगे 14h बराबर 97 माइनस 48। ओके, अब h बराबर निकालना है हम लोगों को, तो घटा दीजिए भाई, 97 में से 48 घटा दीजिए, कितना आएगा, 49 आ जाएगा ना। देखिए h बराबर 49/14। ठीक है, देखिए भाई भाग दे दीजिए, 7 से 7 सते 49, 7 दूनी 14। ठीक है, कितना आ गया भाई, h बराबर 7/2 मीटर। ओके, अब हम लोगों को ज्ञात क्या करना है, घनाभ का आयतन। ठीक है, घनाभ का आयतन बराबर क्या होता है, देखिए घनाभ का आयतन। ठीक है, घनाभ का आयतन बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ओके, अब इसके बाद देखिए आगे, लंबाई कितना 8, चौड़ाई कितना 6 और ऊंचाई कितना है भाई 7/2। ठीक है, इतना आया है, गुणा कर लीजिए भाई। देखिए भाई पहले काट दीजिए भाई, 2 दूना नहीं 2 चौक 8। ठीक है, 6 चौक 24, 24 सत्ते 168। ठीक है, 24 सत्ते 168 मीटर स्क्वायर, यही आपका आंसर है भाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, पढ़ते हैं भाई क्वेश्चन को। देखिए, किसी समलंब का क्षेत्रफल 105 सेंटीमीटर स्क्वायर है और उसका शीर्ष लंब 7 सेंटीमीटर है। यदि समांतर भुजाओं में एक भुजा दूसरी से 6 सेंटीमीटर अधिक लंबी है तो लंबी भुजा की लंबाई सेंटीमीटर में क्या होगा भाई, बताइए। चलिए इसमें स्पेस है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्व करते हैं। देखिए, माना समलंब की एक समांतर भुजा बराबर, सब लिख नहीं पाएंगे भाई, थोड़ा सा लिखेंगे और आप लोग हमारी बातों को सुनिए ध्यान से। ठीक है, माना समलंब की एक समांतर भुजा बराबर, समांतर भुजा बराबर x सेंटीमीटर। ओके, तब दूसरी भुजा कितनी हो जाएगी भाई, दूसरी भुजा बराबर x प्लस 6 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए उसके आगे, अब समलंब का क्षेत्रफल बराबर कितना होता है भाई, देखिए समलंब का क्षेत्रफल, समलंब का क्षेत्रफल बराबर कितना होता है, 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग। ठीक है, समांतर भुजाओं का योग भाई लिख लीजिएगा आप लोग पूरा, समांतर भुजाओं का योग इंटू शीर्ष लंब की दूरी। ठीक है, शीर्ष लंब की दूरी हम पूरा नहीं लिख रहे हैं भाई, बता दे रहे हैं आपको,
हम बोल रहे हैं, आप लोग लिखते हुए चलिए, ठीक है। अब देखिए समलंब का क्षेत्रफल कितना है भाई, समलंब का क्षेत्रफल 105, ठीक है। समलंब का क्षेत्रफल 105 सेंटीमीटर स्क्वायर है, बराबर 1/2 इंटू ब्रैकेट में x + 6 + x इंटू 7 ब्रैकेट बंद, ठीक है। अब उसके बाद देखिए 105 बराबर 1/2 इंटू ब्रैकेट में देखिए x 2x हो जाएगा, ठीक है। 2x + 6 इंटू 7, ओके, इतना हो गया। अब देखिए उसके बाद स्किप कर रहे हैं भाई, उसके बाद देखिए अब कितना था, 105 बराबर 1/2 इंटू ब्रैकेट में 2x + 6 इंटू 7, इतना था। अब क्या करना है भाई, देखिए 105 बराबर 1/2 इंटू, देखिए गुणा हो जाएगा भाई, 7 दूनी 14x, ठीक है। एक मिनट भाई, 7 दूनी 14x प्लस 7 × 6 = 42, ठीक है, 42 हो गया। अब गुणन के क्रम विनिमय नियम से, ठीक है, इसका देखिए भाई गुणा हो जाएगा, ठीक है। 105 दूना कितना हो जाएगा, 210 बराबर 14x प्लस 42, ठीक है, इतना हो गया। अब क्या करना है, 14x को 210 की तरफ लाइए और 210 को 42 की तरफ ले जाइए, ठीक है। तो ले जाते हैं भाई, देखिए 14x बराबर 210 माइनस 42 के, ठीक है, इतना हो गया। अब 210 में से 42 घट जाएगा तो कितना बचेगा भाई, यहाँ पर लिख रहे हैं भाई, देखिए x बराबर 168 बचेगा, ठीक है। 210 में से 42 घट जाएगा तो 168 बचेगा एंड देन बटा 14, ठीक है। अब भाग दीजिए भाई, 14 एकम 14, 2 बचा तो 2 चला गया 8 में तो हो गया 28 हो गया, तो 14 दूनी 28, आपका 12 निकल कर आ गया, ठीक है। अब क्या पूछा है, समलंब की सबसे लंबी भुजा, ठीक है, समलंब की सबसे लंबी भुजा। तो क्या करना है भाई हम लोगों को, देखिए स्किप कर रहे हैं भाई, लिखते हैं यहाँ पर समलंब की सबसे लंबी भुजा, लंबी भुजा बराबर 12 + 6, ठीक है, 12 × 6 = 18 सेंटीमीटर, यही आपका आंसर हो गया भाई, ठीक है। देखिए ऑप्शन नंबर डी सही है, ओके। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, आधार की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, ठीक है, आधार की 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक लंब वृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर है। बेलन का आयतन सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए भाई। देखिए दिया है पाई बराबर 3.14, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए माना लंब वृत्तीय बेलन की त्रिज्या r तथा ऊंचाई h है, तब बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या होगा भाई, बेलन का वक्र पृष्ठीय, ठीक है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 पाई r h के, ठीक है, 2 पाई r h के। अब
उसी बेस पर रख दीजिए, फार्मूले पर रख दीजिए भाई, ठीक है। 2 देखिए फार्मूले में 2 है ना, 2 इंटू पाई का मान कितना होता है 3.14, ठीक है, गुणे आर कितना है भाई 3 है, और एच को एच लिख दीजिए, उसके बाद बराबर 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। जहाँ आर बराबर 3 सेंटीमीटर है तथा पाई बराबर 3.14 है। अब एच बराबर भाई क्या होगा, देखिए एच बराबर 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर अपान 2 इंटू 3.14 इंटू सेंटीमीटर, ठीक है। देखिए भाई कितना आया था हम लोगों का, एच बराबर 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर अपान 2 इंटू 3.14 इंटू 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखिए इसका गुणा कर लीजिए, 2 तिहाई 6, ठीक है, 6 से भाग दे दीजिए भाई 94 में, तो 6 का नम 6 बचा कितना 3 बचा, 4 में चला गया 34 हो गया, 6 पच्चे 30, ठीक है, 6 पच्चे 30 हो गया, बचा कितना 4 चला गया 2 में तो 42 हो गया, 6 सत्ते 42, ठीक है। देखिए बीच में दशमलव भाई, दशमलव लगा दे रहे हैं, 1 मिनट, दशमलव है, ठीक है, 15 दशमलव बच गया कितना 3.14, ठीक है, इतना बचा। देखिए भाई फिर अब 15.7 को फिर से 3.14 से भाग दे दीजिए, कट जाएगा, आ जाएगा आपका 5, ठीक है, 5 सेंटीमीटर। अब बेलन का आयतन बराबर, ठीक है, देखिए बेलन का आयतन बराबर, बेलन का आयतन बराबर 3.14 गुणे, यहाँ पर लिख दे रहे हैं भाई 3 का स्क्वायर इंटू 5, ठीक है, इतना हो गया। तो देखिए यहाँ पर 3.14 गुणे 3 त्रिक का 9 इंटू 5, ओके। देखिए भाई इन सब का गुणा हो जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा 141.3, ठीक है, यही आपका आंसर है, ठीक है। 141.3 कहाँ पर है भाई, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, ओके। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों में से कौन सा सत्य है, सत्य पहचानना है भाई। पढ़ते हैं, 10 भुजा वाले एक बहुभुज की 10 सममित रेखाएं होती हैं, ठीक है। 10 भुजा वाले एक समबाहुभुज की 10 सममित रेखाएं होती हैं, ठीक है भाई। और आगे पढ़ते हैं, एक वृत्त की कोई सममित रेखाएं नहीं होती, या फिर एक कोण की 2 सममित रेखाएं होती हैं, या एक समषट्भुज, ठीक है, एक समषट्भुज की केवल 4 सममित रेखाएं होती हैं। बताइए भाई इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी बताइए। देखिए इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, 10 भुजा वाले एक समबाहुभुज की 10 सममित रेखाएं होती हैं, ठीक है। 10 भुजा वाले एक समबाहुभुज की 10 सममित रेखाएं होती हैं, यह कथन पूर्णतः सत्य है। जबकि एक वृत्त की कोई सममित रेखाएं नहीं होती हैं, एक कोण की कोई सममित रेखाएं नहीं, एक कोण की सममित रेखाएं होती हैं तथा समषट्भुज की केवल 4 सममित रेखाएं होती हैं। ये तीनों के तीनों ऑप्शन गलत हैं, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, देखिए x का वह मान जो समीकरण 10 ब्रैकेट में x + 6 + 8 ब्रैकेट में x - 3 बराबर
5 ब्रैकेट में 5x माइनस 4 को संतुष्ट करता है, निम्न समीकरण को भी संतुष्ट करता है। बताइए भाई कौन सा समीकरण है जो सबको मतलब ऑप्शन में दिया गया है वो संतुष्ट कर रहा है, बताइए। सबसे पहले हम लोग लेते हैं ऑप्शन सी वाले को, ठीक है, ऑप्शन सी वाले को लेते हैं। देखिए पहले सॉल्व करते हैं भाई, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए 10x, ठीक है, 10 ब्रैकेट में है x प्लस 6 प्लस 8 ब्रैकेट में x माइनस 3 बराबर के 5x माइनस 4 के, ठीक है, इतना दिया है क्वेश्चन में। अब हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए 10x प्लस 6 प्लस 8x माइनस 3 बराबर 5x माइनस 4 के, ठीक है, इतना है। अब देखिए यहाँ पर 10 का गुणा होगा 10x, यहाँ से सॉल्व कर रहे हैं भाई, 10x प्लस 10 छक्का 60x, 60x नहीं भाई 60 प्लस, अब 8 का गुणा होगा x में 8x माइनस 8 त्रिक 24 बराबर, यहाँ पर भी देखिए भाई 5 है, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ पर 5 है, ब्रैकेट से पहले 5 है, ठीक है, यहाँ पर भी 5 है, 5 ब्रैकेट में 5x माइनस 4x, इतना है क्वेश्चन में, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए भाई, तो यहाँ पर आ जाएगा पंचम 25, 25x माइनस 5 20, ठीक है, इतना आ जाएगा। अब आगे देखते हैं, देखिए यहाँ पर सॉल्व करते हैं भाई, नहीं तो देख लीजिए फिर से ही भाई। देखिए क्वेश्चन क्या है, एक मिनट, क्वेश्चन है 10 ब्रैकेट में x प्लस 6 प्लस 8x माइनस 3 बराबर 5 ब्रैकेट में 5x माइनस 4 के, ओके। अब देखिए 10 का x में गुणा होगा 10x, ठीक है, 10 का x में गुणा होगा 10x प्लस 10 छक्का 60 प्लस, अब 8 का गुणा x में होगा 8x माइनस 8 त्रिक 24, ठीक है, बराबर 5 का गुणा होगा 5x में पंचम 25x माइनस 5 20, ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए 10x प्लस 60 प्लस 8x माइनस 24 माइनस 25x माइनस 20 बराबर 0 के, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब देखिए 10x और 8x बराबर 18x प्लस नहीं है भाई, माइनस है, सॉरी, माइनस 25x, ठीक है, 25x प्लस 60 और 20 80 माइनस 24 के, ठीक है, इतना समझ में आया, बराबर 0 के, ठीक है। अब देखिए 25 में से 8x घट जाएगा तो आपका आ जाएगा माइनस 7x, ठीक है, 7x प्लस 80 में से 24 घट जाएगा
तो आपका हो जाएगा 56 बराबर 0 के। ठीक है, अब उसके बाद फिर आगे देखिए कितना था भाई, 7x प्लस 56 बराबर 0 के। तो 7x बराबर 56 के, तो x बराबर 56 अपान 7 के, 7 अट्ठे 56। ठीक है, 8 आ गया, यही संतुलित कर रहा है भाई। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका। देखिए ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए इस ऑप्शन को भी हम लोग सॉल्व किए देते हैं। ठीक है, कितना है भाई, 5x माइनस 5 बराबर 2x माइनस 3 ब्रैकेट में प्लस 5, इतना है ना। अब 5 का गुणा हो जाएगा 5x माइनस 25 बराबर के 2x माइनस 6 प्लस 5। ठीक है, इतना हो जाएगा। अब क्या होगा भाई, देखिए 5x माइनस 25, ठीक है, माइनस 25 माइनस 2x प्लस 6 माइनस 5 बराबर 0 के। ठीक है, इतना समझ में आया। अब 5x में से 2x घट जाएगा तो बचेगा कितना, 3x। ठीक है, 3x बराबर नहीं भाई, 3x। अब उसके बाद माइनस, देखिए अब 5 6 माइनस 5, एक बचेगा। अब एक यही 25 में से घटेगा तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 24। ठीक है, 3x माइनस 24 बराबर 0 के। तो यहाँ पर लिख रहे हैं भाई, देखिए तो 3x बराबर 24 के, तो x बराबर 24 अपान 3 के, 3 अट्ठे 24, तो आपका आ गया 8। यही आपका आंसर आ गया फिर से। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है भाई। आगे देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है, कितना है क्वेश्चन भाई, देखिए 11x माइनस 16y प्लस 7 प्राप्त करने के लिए 5y माइनस 13x माइनस 8a में से क्या घटाना चाहिए। क्या घटाना चाहिए भाई, बताइए। माना घटाया जाने वाला संख्या x है। ठीक है, माना हम लोग मान लेते हैं कि जो संख्या घटाई जाएगी वो x नहीं z है भाई, लिख दे रहे हैं भाई। देखिए माना घटाई जाने वाली संख्या बराबर z के। ठीक है, अब प्रश्नानुसार लिखते हैं भाई, 5y माइनस 13x माइनस 8 है ब्रैकेट में माइनस z बराबर 11x माइनस 16y प्लस 7a। ठीक है, इतना हो गया। अब 5y माइनस 13x माइनस 8a माइनस z माइनस 11x प्लस 16y। पक्ष भाई ये जो है डायरेक्शन चेंज होगा, तो जो है जहाँ माइनस है वहाँ प्लस हो जाएगा, जहाँ प्लस है वहाँ माइनस हो जाएगा। ठीक है, y माइनस 7a। ठीक है, अब 7a बराबर 0 के, यही ना भाई, 7a बराबर 0 के। तो अब देखिए अब हम लोग लिख सकते हैं, या
5y प्लस 16y माइनस 13x माइनस 11x माइनस 8a माइनस 7a माइनस z बराबर 0 के लिख सकते हैं। अब देखिए, अब जुड़ जाएगा भाई 16y प्लस 5y बराबर 21y के, ठीक है, माइनस 13x और माइनस 11x बराबर 24x के, माइनस 8 7 15, ठीक है, 1 मिनट भाई, 15a माइनस z बराबर 0 के, ठीक है, इतना हो गया। अब z बराबर, देखिए z बराबर 21y माइनस 24a माइनस 15a के, ठीक है, यही आपका आंसर हो गया भाई। दैट इज आंसर आपका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, देखिए गणित के संदर्भ में ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालय में आने वाले बच्चों के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही है? बताइए भाई, कौन सा कथन सही है? उन्हें ठीक क्या ही लिखा है भाई, उनके पास मौखिक गणितीय परंपराओं और ज्ञान की प्रचुरता है, ठीक है, उनके है भाई, ठीक है, उनके पास मौखिक गणितीय परंपराओं और ज्ञान की प्रचुरता है और उन्हें गणित का कोई ज्ञान नहीं है, या फिर उनकी गणित में संचारण निपुणता निकृष्ट है, या फिर उन्हें विधिवत गणित सीखने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि वह उनके काम नहीं आएगा। बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। उन्हें या उनके पास मौखिक गणितीय परंपरा और ज्ञान की प्रचुरता है भाई, ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, देखिए अभिगृहीत प्रस्ताव जिन्हें मान लिया जाता है, ठीक है, अभिगृहीत प्रस्ताव जिन्हें मान लिया जाता है, और बी है अभिगृहीत विशेष प्रमेय है, या फिर अभिगृहीत परिभाषाएं हैं, या अभिगृहीत को सिद्ध करने पर वह प्रमेय बन जाता है। निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? पहचानिए भाई, सत्य को पहचानिए। देखिए अभिगृहीत प्रस्ताव, ठीक है, अभिगृहीत प्रस्ताव है जिन्हें मान लिया जाता है, ठीक है, यही ऑप्शन सही है भाई, और बाकी के सब गलत हैं, ठीक है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ओनली ए, ठीक है। अभिगृहीत यानी अभिगृहीत एवं स्वसिद्ध ऐसे गणितीय सत्य हैं जिन्हें सिद्ध नहीं किया जा सकता, ठीक है, अभिगृहीत एवं स्वसिद्ध ऐसे गणितीय सत्य हैं जिन्हें सिद्ध नहीं किया जा सकता, लेकिन इन्हें स्पष्टता से समझा जा सकता है। इनको बिना प्रमाण के ही गणित में स्वीकार कर लिया गया है। जैसा कि हम जानते हैं कि गणित में हर चीज़ का एक प्रमाण होता है, लेकिन अभिगृहीत एवं स्वयं सिद्ध ऐसे अपवाद होते हैं जिन्हें बिना किसी प्रमाण के ही स्वीकार कर लिया गया है। अभिगृहीत मुख्यतः वास्तविक संख्याओं के बारे में अवधारणाएं होती हैं जो
ज्यामिति में 100% सही होते हैं। इन्हें बीज गणित अभिगृहित भी कहा जाता है। ठीक है, अभिगृहित को बीज गणित अभिगृहित भी कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विद्यार्थियों द्वारा गणित में की गई अशुद्धियों के समसामयिक निरीक्षण पर प्रकाश नहीं डालता? बताइए भाई। कौन सा ऑप्शन सही है? वे अधिगम का हिस्सा हैं, वे जानकारी प्राप्त करने का मूल्यवान स्रोत हैं, या फिर वे अध्यापिका का उसकी कक्षाओं की आयोजना तैयार करने में मार्गदर्शन कर सकती है, या फिर उन्हें अनदेखा कर देना चाहिए? बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी बताइए। विद्यार्थियों द्वारा गणित में की गई अशुद्धियों के समसामयिक निरीक्षण पर प्रकाश नहीं डालता। क्या प्रकाश नहीं डालता भाई? बताइए। ऑप्शन नंबर डी सही है, उन्हें अनदेखा कर देना चाहिए। ठीक है, लैटिन भाषा के शब्द एरर, ठीक है, एरर यानी त्रुटि का वास्तविक अर्थ होता है भटकना या इधर उधर घूमना। ठीक है, लैटिन भाषा के शब्द एरर यानी त्रुटि का वास्तविक अर्थ होता है भटकना या इधर उधर घूमना। एक भ्रम के विपरीत एक त्रुटि या गलती कभी कभी ज्ञान होने के बावजूद भी उत्पन्न हो सकती है। ठीक है, एक भ्रम के विपरीत एक त्रुटि या गलती कभी कभी ज्ञान होने के बावजूद भी उत्पन्न हो सकती है। हालांकि कुछ त्रुटियां तब भी हो सकती हैं जब एक व्यक्ति को एक काम को सही प्रकार से करने का तरीका पता हो। त्रुटि गणित शिक्षण अधिगम का ही एक भाग होता है तथा यह जानकारी प्राप्त करने का मूल्यवान स्रोत है, क्योंकि कोई भी छात्र त्रुटियों को करता है और फिर त्रुटि को सुधारने के लिए ही नए नए नियमों को कंठस्थ करता है। छात्रों के लिए त्रुटियों को सुधारने के लिए अध्यापक का एक विशेष महत्व होता है। ठीक है, छात्रों के त्रुटियों को सुधारने के लिए अध्यापक का एक विशेष महत्व होता है। एक कुशल अध्यापक का एक विशेष महत्व होता है। एक कुशल अध्यापक ही छात्रों के द्वारा की गई त्रुटियों को सुधार कर उनका उचित मार्गदर्शन करता है। अगर त्रुटि को अनदेखा कर दिया जाए तो यह आगे चलकर विकराल रूप धारण कर लेंगी, जिसकी वजह से छात्रों के ज्ञान में कुंठा हो जाएगी। अतः त्रुटियों को अनदेखा कर देना उनके समसामयिक निरीक्षण पर प्रकाश नहीं डालता है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन में गणित के संदर्भ में कौन से सही हैं? बताइए भाई, गणित के संदर्भ में कौन से कथन सही हैं? 3 ही ऑप्शन है। गणित एक उपकरण है, गणित एक प्रकार की कला है, गणित एक भाषा है। बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी बताइए। देखिए, गणित एक उपकरण है, सही है भाई। गणित एक प्रकार की कला है, ये भी सही है। गणित एक भाषा है, ये भी सही है भाई। तीनों के तीनों ऑप्शन सही है। ए बी सी, ऑप्शन नंबर सी सही है। ए बी सी सभी सही है। ठीक है, गणित एक ऐसी विधाओं का समूह है जो संख्याओं, मात्राओं, परिणामों, रूपों और उनके आपसी रिश्तों, गुण स्वभाव इत्यादि का अध्ययन करती है। गणित एक अमूर्त या निराकार और निगमनात्मक प्रणाली है। गणित एक उपकरण, कला तथा एक भाषा है। ब्रिटिश गणितज्ञ, ठीक है, ब्रिटिश गणितज्ञ और दार्शनिक वर्टेड रसेल के अनुसार, ठीक है, ब्रिटिश गणितज्ञ और दार्शनिक वर्टेड रसेल के अनुसार गणित को एक ऐसे विषय के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसमें हमें यह पता होता है कि जो हम
कह रहे हैं वह सत्य भी है या नहीं। अर्थात गणित कुछ अमूर्त धारणाओं एवं नियमों का संकलन मात्र नहीं बल्कि दैनंदिन जीवन का मूलाधार है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है भाई, देखिए, यह सिद्ध करने के लिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अध्यापक यह मानकर शुरू करता है कि यह एक परिमेय संख्या है और आगे बढ़ते हुए यह सिद्ध करता है कि यह पूर्वानुमान संभव नहीं है। यह उपपत्ति निम्न विधि का उदाहरण है। किस विधि का उदाहरण है भाई, बताइए। निगमन, प्रतिवाद, सत्यापन या फिर आगमन। बताइए भाई इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर बी सही है, प्रतिवाद। ठीक है, यह सिद्ध करने के लिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अध्यापक यह मानकर शुरू करता है कि यह एक परिमेय संख्या है और आगे बढ़ते हुए यह सिद्ध करता है कि यह पूर्वानुमान संभव नहीं है। यह उपपत्ति प्रतिवाद विधि का उदाहरण है। ठीक है, प्रतिवाद विधि का। अब प्रतिवाद विधि क्या होता है भाई? प्रतिवाद विधि की यह विशेषता है कि किसी भी राय को साबित करने की प्रक्रिया विपरीत निर्णय का खंडन करके की जाती है। ठीक है, इस विधि की विशेषता यह है कि किसी भी राय को साबित करने की प्रक्रिया विपरीत निर्णय का खंडन करके की जाती है। यह एक तार्किक उपकरण है। इस विधि को विरोधाभास विधि भी कहते हैं। ठीक है, प्रतिवाद विधि को विरोधाभास विधि भी कहते हैं, जो साक्ष्य की स्वीकृति अक्सर गणित में प्रयोग की जाती है। ठीक है, उसके बाद आता है निगमन। ठीक है, निगमन विधि क्या है भाई? निगमन विधि, इस विधि में पहले छात्रों को नियम बता दिया जाता है, तत्पश्चात, ठीक है, इस विधि में छात्रों को पहले नियम बता दिया जाता है, उसके बाद उदाहरण प्रस्तुत किया जाता है। इस विधि में नियम या सिद्धांतों की पुष्टि उदाहरणों के माध्यम से की जाती है। इस विधि में कुछ सूत्रों का प्रयोग किया जाता है, जैसे अज्ञात से ज्ञात की ओर। ठीक है, अज्ञात से ज्ञात की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर और सिद्धांत से उदाहरण की ओर। ठीक है, ये सब निगमन विधि के सूत्र हैं, फार्मूला हैं जो प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर आता है आगमन विधि। आगमन विधि क्या है भाई? आगमन विधि गणित शिक्षण में एक महत्वपूर्ण प्रभावशाली विधि है। इस विधि में छात्र से उदाहरणों द्वारा, ठीक है, इस विधि में छात्र से उदाहरणों द्वारा किसी सामान्य नियम को निकलवाया जाता है। इस विधि में सामान्यतः 3 सूत्रों का प्रयोग होता है। ज्ञात से अज्ञात की ओर, दूसरा है विशिष्ट से सामान्य की ओर और स्थूल से सूक्ष्म की ओर। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है भाई, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणितीय अधिगम के वांछित मूल्यांकन अभ्यास पर प्रकाश डालता है? बताइए भाई कौन सा कथन? विद्यार्थियों का आकलन करने के लिए वार्तालाप करना और एकाएक विचार विमर्श करना भी लाभदायक हो सकता है, या फिर आकलन उत्पादन के अनुकूल और विद्यार्थी के उचित उत्तर पर केंद्रित होना चाहिए, या फिर विद्यार्थी के अनुचित उत्तरों की अधिकांशता उपेक्षा कर देनी चाहिए, क्योंकि हमें विद्यार्थियों की क्षमता पर केंद्र करना चाहिए। ठीक है, विद्यार्थियों की क्षमता पर केंद्रित करना चाहिए भाई। आगे देखते हैं। देखिए, विद्यार्थियों का आकलन करने के लिए केवल कागज कलम वाला कार्य उपयुक्त है, क्योंकि उनमें सही उत्तर की आवश्यकता होती है। बताइए भाई इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है?
देखिए इनमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, विद्यार्थी का आकलन करने के लिए वार्तालाप करना और एकाएक विचार विमर्श करना भी लाभदायक हो सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, देखिए गणितीय अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? गणितीय अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है भाई? लड़कियों पर गणित में अधिक ध्यान देने की आवश्यकता होती है क्योंकि वे उसमें कमज़ोर होती हैं, या फिर गणित एक विशेष विषय है जो कि विशिष्ट कुछ लोगों के लिए ही है, या फिर अनौपचारिक एल्गोरिथम औपचारिक गणित से निकृष्ट है, या फिर प्रत्येक व्यक्ति गणित सीख सकता है और उसमें सफल हो सकता है। बताइए भाई इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर डी ही सही है भाई। ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति गणित सीख सकता है और उसमें सफल हो सकता है। अधिगम अर्थात सीखना किसी व्यक्ति के व्यवहार को जानने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। गणित में सीखना एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। जहाँ तक सीखने की प्रकृति का संबंध है, डेनियल बेल कहते हैं। ठीक है, डेनियल बेल एक साइंटिस्ट हैं, डेनियल। ठीक है, एक मिनट भाई, डेनियल है, डेलियन नहीं, डेनियल, डेनियल बेल। ठीक है, डेनियल बेल कहते हैं वातावरण के द्वारा व्यवहार के नवीनीकरण को सीखना कहते हैं। ठीक है, वातावरण के द्वारा व्यवहार के नवीनीकरण को सीखना कहते हैं। ये कौन कहते हैं? डेनियल बेल कहते हैं। ठीक है, वातावरण के द्वारा व्यवहार के नवीनीकरण को सीखना कहते हैं। एक प्रभावशाली शिक्षण अधिगम की आवश्यकता है कि शिक्षार्थियों को ऐसे अनुभव प्रदान किए जाएं जो उनमें गणित सीखने के प्रति रुचि पैदा करें। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 की अनुशंसा के अनुसार शिक्षा एक मौलिक अधिकार है। देश के समस्त नागरिकों को एक समान रूप से शिक्षा दिया जाना चाहिए। गणित शिक्षण में प्रत्येक व्यक्ति गणित सीख सकता है और यदि वह निरंतर परिश्रम करे तो उसमें सफल हो सकता है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, अनुपात और समानुपात प्रत्यय को समझने के लिए अनुपातिक विवेचना की भूमिका को उजागर किया था। किसने उजागर किया था भाई? अनुपात समानुपात, बताइए भाई। ऑप्शन नंबर, देखिए पहले ऑप्शन सुन लीजिए, जॉल्टन डाइनस ने, या फिर जीन पियाजे ने, या फिर लेओ वाइगोत्स्की ने, या वैन हिले ने। बताइए भाई इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी सही है, जीन पियाजे ने। ठीक है, अनुपात और समानुपात प्रत्यय को समझने के लिए अनुपातिक विवेचना की भूमिका को जीन पियाजे ने उजागर किया था। ठीक है, अनुपात और समानुपात का मूलभूत सिद्धांत, जब दो सजातीय राशियों की तुलना भाग की क्रिया द्वारा की जाती है तो प्राप्त भागफल को अनुपात कहा जाता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि अनुपात एक ऐसी संख्या है जो दो सजातीय राशियों के बीच के उस संबंध को बनाती है जिससे यह पता चलता है कि एक राशि की अपेक्षा दूसरी राशि कितना गुना कम या अधिक है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, एक विद्यार्थी बीजगणित की उन शाब्दिक समस्याओं को हल नहीं कर सकता जिनमें स्थानांतरण सम्मिलित होता है। सर्वोत्तम उपचारात्मक योजना है। कौन है भाई? सर्वोत्तम उपचारात्मक योजना क्या है बताइए? अन्य भाषाओं की शाब्दिक समस्याओं के अभ्यास के लिए अधिक प्रश्न देना, या फिर छात्र को शाब्दिक समस्या का अर्थ आसान भाषा में समझाना, या विकल्प विधि से समानता प्रत्यय को समझाना, या फिर संख्याओं से स्थानांतरण के अभ्यास के लिए अधिक प्रश्न देना। बताइए भाई इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है?
जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर सी सही है, विकल्प विधि से समानता प्रत्यय को समझाना। ठीक है, छात्र को विकल्प विधि से समानता प्रत्यय को समझाने से विद्यार्थी बीज गणित की उन शाब्दिक समस्याओं को आसानी से हल कर लेगा जिसमें वह कठिनाई का अनुभव कर रहा है। हम जानते हैं कि गणित की प्रकृति तार्किक है, प्रायः इसको कठिनाई के रूप में माना जाता है, परंतु यदि गणित के नियमों, तथ्यों इत्यादि को छात्रों को आसान भाषा में समझाया जाए तो यह अत्यंत ही सरल हो जाएगी। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, गणित अध्यापन की समसामयिक समझ अध्यापकों को निम्नलिखित सभी को करने को प्रोत्साहित करती है, केवल इसको छोड़कर। इसमें से एक को छोड़कर सभी ऑप्शन पॉजिटिव है भाई। ठीक है, पढ़ते हैं। देखिए, समस्याओं के परिकलन का परिचय उसकी संकल्पनात्मक समझ से पहले कराना। पहला ही ऑप्शन भाई गलत हो गया। ठीक है, जो क्वेश्चन नेगेटिव पूछा ना, तो नेगेटिव का आंसर नेगेटिव ही होगा भाई। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही हो जाएगा, और इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ना हो करके जो ऑप्शन है वो सब करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, इसमें नेगेटिव पूछा है तो नेगेटिव का आंसर नेगेटिव ही होगा भाई, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। ठीक है, और बाकी क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिए। देखिए, विद्यार्थियों के लिए ऐसे सुयोग उत्पन्न करना कि वे समस्याओं के हल का अनुमान और सत्यापन कर सकें। ठीक है भाई, विद्यार्थियों में सुव्यवस्थित तर्क करने के कौशल को विकसित करना, ये भी सही है, और सन्निकट हल प्राप्त करने की क्षमता को प्रोत्साहित करना, ये भी सही है भाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वही गलत था, और गलत ही पूछा था भाई क्वेश्चन में। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन है, देखिए भाई, ब्रैकेट में -4 भागे 2 इंटू -3 माइनस ब्रैकेट में -3 बड़ा ब्रैकेट छोटा ब्रैकेट -3 गुणे -7 -8 प्लस 4 ब्रैकेट में -48 भागे 6 का मान है। मान क्या है भाई, निकालिए। चलिए देखते हैं। देखिए, लिख रहे हैं भाई यहाँ पर। देखिए, ब्रैकेट में -4 भागे 2, ठीक है, गुणे -3 माइनस -3 ब्रैकेट में है भाई, फिर बड़ा ब्रैकेट। देखिए, -3 गुणे -7 उसके बाद फिर -8 बड़ा ब्रैकेट बंद। ठीक है, प्लस उसके आगे लिख रहे हैं प्लस 4 ब्रैकेट में बड़े ब्रैकेट में फिर छोटा ब्रैकेट -48 ब्रैकेट बंद भागे 6। ठीक है, इतना है। इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, बॉड मास, ठीक है, BOD बॉड मास, बॉड मास, ठीक है, बॉड मास के रूल से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, बॉड मास के रूल से चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए, फिर से लिखना पड़ेगा भाई क्वेश्चन। देखिए, लिख दे रहे हैं भाई, ब्रैकेट -4, एक मिनट भाई, -4 भागे 2 ब्रैकेट बंद गुणे -3 -3 दूसरे ब्रैकेट बड़ा ब्रैकेट -3 गुणे 7 ब्रैकेट में भाई 7
-7 है। 1 मिनट, साफ से लिख दे रहे हैं भाई। ब्रैकेट में -7 फिर -8 ब्रैकेट बंद प्लस 4, अब फिर से ब्रैकेट में -48 भागे 6। ठीक है, इतना है। हम लोग BODMAS के रूल से इसको सॉल्व करेंगे तो भाग दे देंगे भाई, तो आपका आ जाएगा -2। ठीक है, ये आपका -2 आ गया। अब गुणे -3 माइनस फिर ब्रैकेट में -3, बड़े ब्रैकेट में 7 त्रिक 21। ठीक है, 21 माइनस 7 त्रिक 21 और -8 एक ब्रैकेट में। ठीक है, प्लस 4 और एक ब्रैकेट में 6 8 48। ठीक है, ये 6 का 48 में भाग होगा तो -48 आ जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। अब इसके बाद फिर देखिए 2 तिहाई 6 माइनस ब्रैकेट में 3 बड़े ब्रैकेट में 13। ठीक है, 13 कैसे आया भाई, पता है ना, घट गया। ठीक है, 21 माइनस 8, 21 माइनस 8 13 आ गया। अब ये 8 दूनी 16। ठीक है, 8 दूनी 16 नहीं भाई, 8 चौक 32 गुणा है ना, 8 चौक 32 माइनस 32 हो जाएगा। अब 6 प्लस 13 तिया 39, 39 माइनस 32 के। ठीक है, अब देखिए यहीं पर सॉल्व कर दे रहे हैं भाई। 32 के हो गया। अब 6 प्लस 39 बराबर 45 के, 45 माइनस 32 के, 45 माइनस 32 बराबर 13 के। यही आपका आंसर आ गया भाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है 44/25, 33/38, 22/25, 24/29 को अवरोही क्रम में निम्न प्रकार से लिखा जाता है। किस प्रकार से लिखा जाता है, निकालिए भाई। चलिए निकालते हैं हम लोग। क्वेश्चन को याद रखिएगा भाई। भिन्नों को अवरोही क्रम में लिखने के लिए सर्वप्रथम भिन्नों को दशमलव रूप में निरूपित करते हैं। ठीक है, आरोही क्रम में लिखने से पहले भिन्नों को दशमलव रूप में निरूपित करते हैं। तो देखिए पहला कितना था भाई, 1 मिनट, पहला था 44/49 के। ठीक है, 44/49, तो 49 से 44 में भाग दे दीजिए, आपका निकल कर आ जाएगा 0.89। ठीक है, भाग देना आता है ना भाई, उम्मीद करते हैं आप लोगों को भाग देना अच्छे से आता होगा। ठीक है, इसलिए हम सोच रहे हैं टाइम का ड्यूरेशन ज़्यादा लॉन्ग ना हो, कम समय में आपका काम हो जाए। ठीक है, देखिए उसके बाद फिर दूसरा था 33/38। ठीक है, इसको भी सेम प्रोसेस है, भाग दे दीजिए, आपका निकल कर आ जाएगा 0.86। ठीक, उसके बाद फिर था 22/25। ठीक है, इसको भी सेम प्रोसेस करना है, 25 से भाग दे दीजिए 22 में, आपका निकल करके आ जाएगा 0.88। ठीक, और लास्ट बता बोल रहे हैं भाई, लास्ट बचा है 24/29। ठीक है, 24/29 को 29 से 24 में भाग दे दीजिए, आपका आ जाएगा 0.82। ठीक है, इतना हो जाएगा। अब सबको आरोही क्रम में लिख लीजिए भाई। सबसे पहले कौन आएगा, 0.89। ठीक है, देन 0.88, फिर
उसके बाद यहाँ पर लिखते हैं भाई, उसके बाद आएगा 0.86, उसके बाद 0.82। ठीक है, हो गया आपका आरोही क्रम। अब भिन्नों का आरोही क्रम, उसी के बेस पर भाई आरोही क्रम में आप लोग लिख लीजिए। ठीक है, इसी के बेस पर आप लोग निकाल लीजिए और आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, वही आपका आंसर है। आरोही क्रम में संख्या के घटते हुए क्रम को आरोही क्रम कहते हैं। ठीक है, आरोही क्रम, अगर कोई पूछ ले आप लोगों से कि अवरोही क्रम किसे कहते हैं, तो आप लोग कहिएगा कि संख्याओं के घटते हुए क्रम को अवरोही क्रम कहते हैं। और कोई पूछ ले आरोही क्रम किसे कहते हैं, तो संख्याओं के बढ़ते हुए क्रम को आरोही क्रम कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों में से कौन सा कथन पूर्णांकों के लिए सत्य नहीं है? बताइए भाई, कौन सा कथन पूर्णांकों के लिए सत्य नहीं है? भाग क्रम विनिमेय है, या फिर एक गुणात्मक तत्समक। ठीक है भाई, तत्समक है भाई, क्या ही बताएं। ठीक है, तत्समक। और आगे है व्यवकलन क्रम विनिमय नहीं है, या फिर गुणन साहचर्य होता है। बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? इनमें से आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा, भाग क्रम विनिमय है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, इसका आपको पता चल गया ना भाई, भाग क्रम विनिमय है। ये नेगेटिव पूछा है ना, नेगेटिव का आंसर नेगेटिव ही होगा, और बाकी तीनों के तीनों पॉजिटिव है भाई। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, यदि x बराबर 2 की पावर क्यूब इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर क्यूब इंटू 7 की 5 3, 7 की पावर भाई 5 नहीं, 7 की पावर 3, और y बराबर 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 4 इंटू 7 की पावर 3, z बराबर 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 7 का पावर 5। ठीक है, तो एक्स वाई जेड का महत्तम समापवर्त क्या है भाई? एक्स वाई जेड का महत्तम समापवर्त क्या है, बताइए, जल्दी बताइए भाई। देखिए, लिखते हैं हम लोग, यहाँ पर लिखा तो है ही, क्या लिखे भाई? ठीक है, यहाँ पर देखिए आप लोग मिलान करते हुए, एक्स तथा वाई जेड का महत्तम समापवर्त, एक्स तथा वाई तथा जेड का महत्तम समापवर्त बराबर 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 3। ठीक है, आप लोग समझ रहे हैं ना कि 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 3 कैसे आया? महत्तम समापवर्त भाई, महत्तम समापवर्त लेना है। ठीक है, सबसे कम से कम लेना है। तो देखिए, सबसे कम 2 की पावर 2 है, ठीक, और 3 में 3 की पावर 2 है। ठीक है, और 5 में सबसे कम पावर वाला क्या है? 5 की पावर 2 है। ठीक है, और 7 में सबसे कम पावर वाला है 7 का पावर 3। ठीक है, इतना है। अब हम लोग क्या करेंगे? गुणा करेंगे। 2 दूना 4, 3 त्रिका 9 इंटू पंचम 25 है भाई। ठीक है, पंचम 25 गुणे 7 की पावर क्यूब। ठीक है, अब गुणा कर लीजिए भाई, 4 का 9 का और 25 का गुणा कर लीजिए, आपका आ जाएगा 900। ठीक है, गुणे
7 की पावर 3। ठीक है, यही आपका आंसर है। ठीक है, देखिए आपका आंसर नंबर कहाँ गया भाई, आपका आंसर यही तो है, ऑप्शन नंबर डी सही है। ओके, लघुत्तम समापवर्त किसे कहते हैं और महत्तम समापवर्त किसे कहते हैं भाई? देखिए, अंकगणित में दो पूर्णांकों a तथा b का लघुत्तम समापवर्त उस सबसे छोटी धनात्मक पूर्णांक संख्या को कहते हैं जो a और b दोनों से विभाजित हो सके। ठीक है, उसे कहते हैं लघुत्तम समापवर्त। और महत्तम समापवर्त किसे कहते हैं भाई? अंकगणित में दो पूर्णांकों a तथा b का महत्तम समापवर्त या मासा वह महत्तम संख्या होती है जो a तथा b दोनों को विभाजित कर सके। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, यदि 52, 27, 2 बराबर पी स्क्वायर प्लस क्यू का पावर क्यूब इंटू आर की पावर 4, तो यहाँ पी क्यू आर अभाज्य संख्या है, तो 2p प्लस क्यू माइनस आर का मान है क्या भाई? चलिए निकालते हैं। देखिए, थोड़ा सा टाइम लगेगा, आप लोग देखिए, सोच रहे हैं हम कम से कम समय में आपका जो है मैथ का पोर्शन निपटा दें भाई। देखिए, 52, 72, ठीक है, 52, 72, 2। ओके, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 11 गुणे 11 गुणे नहीं भाई, ओहो क्या ही बताएं, सब कट गया। फिर से लिख रहे हैं भाई 52, 27, 2। इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 11 गुणे 11। ठीक है, इतना लिख सकते हैं। अब इसको हम लोग और आसान में लिख सकते हैं 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 11 की पावर 2। ओके, इतना लिख सकते हैं हम लोग। अब प्रश्नानुसार, ठीक है, प्रश्नानुसार देखिए लिखेंगे यहाँ प्रश्नानुसार। ठीक है, अब इसको देखिए लिखेंगे 52, 27, 2 बराबर पी स्क्वायर इंटू क्यू की पावर क्यूब इंटू आर की पावर 4। ठीक है, इतना लिखेंगे। अब पी स्क्वायर इंटू क्यू की पावर क्यूब इंटू आर की पावर 4 बराबर कितना आ जाएगा भाई? 11 का स्क्वायर इंटू 3 का घन इंटू 2 की पावर 4। देखिए भाई, क्यूब, घन, स्क्वायर ऐसे बोल रहे हैं, आप लोग समझ रहे हैं ना, आप लोग समझते रहिए बस। अब देखिए, अब हम लोग लिख सकते हैं P बराबर 11 के और Q बराबर 3 के और R बराबर 2 के लिख सकते हैं। ठीक है, अब जो पूछा है मैं सवाल में, जो न्यूमेरिकल में पूछा है भाई, उसको हम लोग निकालते हैं। देखिए पूछा क्या है, 2p प्लस क्यू माइनस आर। ठीक है, पूछा है 2 प्लस 2 बोले हैं 2p प्लस क्यू माइनस आर बराबर 2 इंटू 11 प्लस 3 माइनस 2। ठीक है, इतना है ना भाई। उसके बाद देखिए 11 दूनी 22 प्लस 1 के, ठीक है, घट जाएगा ना, आपका आ जाएगा 23। यही आपका आंसर है भाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन है, यदि 7 अंकों वाली संख्या 1, 3, 4 x 5, 8 y 72 से विभाज्य है तो 2x प्लस y का मान क्या होगा भाई?
प्रश्नानुसार चलिए देखते हैं भाई। देखिए प्रश्नानुसार 1 3 4 x 5 8 y 72 से विभाज्य है, ठीक है। तो लिखते हैं हम लोग 134 x 5 8 y अपान 72 बराबर हम लोग लिख सकते हैं 134 है। ओहो क्या ही बताएं भाई, फिर से लिख रहे हैं। देखिए 134 x 5 8 y अपान सब चल रहा है भाई, इसमें हिंदी, खड़ी, भोजपुरी सभी चल रहे हैं भाषाएं, ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए बराबर हम लोग लिख सकते हैं 134 x 5 8 y अपान 9 8 72 8 × 9 लिख सकते हैं, ठीक है। अब कोई भी संख्या 8 से तभी विभाज्य होगी जब अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य हो, ठीक है। y बराबर 4 के हम लोग मान रहे हैं y बराबर 4 के, ठीक है। y बराबर 4 रखने पर अंतिम अंक 8 से विभाज्य हो जाएगा, ठीक है। पुनः 9 से विभाज्य के लिए अंकों का योग 9 से विभाज्य होना चाहिए, ठीक है। और अब x बराबर 2 रखने पर x बराबर देखिए y बराबर कितना रखा गया है 4 और x बराबर 2 रखने पर अंकों का योग 9 से विभाज्य हो जाएगा, ठीक है। तो x बराबर 2 y बराबर 4, ठीक है। अरे भाई करके देख लो, विभाज्य हो जाएगा। हम एक बार कर चुके हैं, दोबारा आपको बता रहे हैं, ठीक है। अब x बराबर 2 के और y बराबर 4 के, तो 2x + y में रखने पर, ठीक है, y में रखने पर, ओके। तो 2x + y में रखेंगे तो क्या होगा भाई, 2 × x बराबर 2 + y बराबर 4 के, 2 दूना 4, 4 + 4 बराबर 8 के, ठीक है। यही आपका आंसर है, ओके। देखिए आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा पाइथागोरस त्रिक नहीं है भाई, कौन सा पाइथागोरस त्रिक नहीं है। नहीं पूछा है भाई, नहीं का आंसर देना। पाइथागोरस त्रिक के लिए प्रथम 2 संख्याओं के वर्गों का योग तृतीय संख्या के वर्ग के बराबर होता है भाई, ठीक है। प्रथम 2 संख्याओं के वर्गों का योग, प्रथम 2 संख्याओं के वर्गों का योग तृतीय संख्या के वर्ग के बराबर होता है। सभी विकल्पों में इस नियम को प्रयुक्त करने पर विकल्प पहला, सभी विकल्पों में भाई नियम लागू करते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए क्या है, 8 + 15 बराबर 17 के, ठीक है, यही है ना। तो 8 का वर्ग कर दीजिए, 15 का वर्ग कर दीजिए, 17 का वर्ग कर दीजिए। 8 × 64 प्लस 15 15 में 225 बराबर 17 17 में 289, ठीक है। अब देखिए 64 और 225 को जोड़ेंगे तो 289 आ जाएगा भाई, 289 बराबर 289 के। यह पाइथागोरस त्रिक है, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं भाई, दूसरा क्या है। दूसरा है 11 का वर्ग प्लस 60 का वर्ग, 60 है भाई, 60 का वर्ग बराबर 63 का वर्ग, ठीक है, यही है। अब 11 11 में 121 प्लस 6 6 36 3600 बराबर 63 का वर्ग है। तो 63 में 339 69 भाई, ठीक है। अब जो है देखिए इनको जोड़ दीजिए, 121 को 3600 में जोड़ दीजिए, आपका हो जाएगा 37। 1 मिनट, 37 21, ठीक है, बराबर
39 69 के। ठीक है, ये बराबर नहीं है भाई, तो यही आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, और बाकी के सभी जो है बराबर ही है आंसर आएंगे। ठीक है, नहीं तो देख लीजिए भाई, करके देख लीजिए। देखिए 13 का करें, देखिए 13 का वर्ग प्लस 84 का वर्ग प्लस 85 का वर्ग, प्लस नहीं है भाई, बराबर 85 का वर्ग। ठीक है, इतना हो गया। 13 तिरैया में 169 प्लस 84 चौरासिया में 70 56 बराबर 85 पचसैया में भाई 72 25। ठीक है, तो दोनों को जोड़ लीजिए, 169 और 70 56 को जोड़ लीजिए भाई, आपका आ जाएगा 72 25। ठीक है, 72 25 बराबर 72 25 के बराबर है ना। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, देखिए उस कोण का माप जिसके संपूरक का माप कोण के पूरक के माप के 4 गुना के बराबर है, निम्न में से है क्या भाई। माना कोण x, तब कोण का संपूरक कोण 180 माइनस x होगा। ठीक है, देखिए सॉल्व करते हैं भाई। देखिए यहाँ पर माना कोण बराबर x है। ठीक है, अब कोण का संपूरक कोण बराबर क्या होगा, संपूरक कोण। ठीक है, कोण का संपूरक, एक मिनट भाई, कोण का संपूरक कोण बराबर 180 माइनस x हो जाएगा। ठीक है, पुनः संपूरक कोण के पूरक कोण का मान 90 माइनस x के। ठीक है, अब प्रश्नानुसार सॉल्व करते हैं भाई, फटाफट से। देखिए 180 माइनस x बराबर 4 इंटू 90 माइनस x के। ठीक है, इतना हो गया। अब इसके बाद देखिए आगे 180 माइनस x बराबर 4 9 36 360 के माइनस 4x। ठीक है, अब माइनस 180 बराबर माइनस 3x के। ठीक है, तो x बराबर 180 अपान 3 के 3 छक्का 18 60 डिग्री। ओके, तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही है, 60 डिग्री। ठीक है, थोड़ा थोड़ा जान लीजिए भाई, संपूरक कोण क्या है, पूरक कोण क्या है। संपूरक कोण किसे कहते हैं, यदि किन्हीं दो कोणों का योग 180 अंश हो तो इस प्रकार के कोण को संपूरक कोण कहते हैं। नोट करते हुए चलिए भाई, यदि किसी दो कोणों का योग 180 डिग्री हो तो इस प्रकार के कोण को संपूरक कोण कहते हैं। ठीक है, फिर पूरक कोण किसे कहते हैं भाई, दो कोणों का योग समकोण के बराबर अर्थात 90 डिग्री हो तो ऐसे कोण को पूरक कोण कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं भाई अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, यदि किसी त्रिभुज के कोणों का माप डिग्री में x 3x प्लस 20 तथा 6x है तो त्रिभुज अवश्य ही होगा। क्या होगा भाई, त्रिभुज अवश्य ही होगा। ऑप्शन नंबर डी सही है, अधिकोण त्रिभुज। ओके, अधिकोण त्रिभुज किसे कहते हैं भाई, अधिक कोण। ठीक है, अधिक कोण त्रिभुज उस त्रिभुज को कहते हैं जिनका कोई कोण अधिक कोण यानी 90 डिग्री से अधिक हो। ठीक है, और समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं भाई, जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, और न्यून कोण किसे कहते हैं, न्यून कोण त्रिभुज
उस त्रिभुज को कहते हैं जिनके तीनों कोण, ठीक है, तीनों कोण न्यून कोण यानी 90 डिग्री से कम हो, ठीक है। न्यून कोण त्रिभुज उस त्रिभुज को कहते हैं जिनके तीनों कोण न्यून कोण यानी 90 डिग्री से कम हो। और समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं भाई? समद्विबाहु त्रिभुज ऐसे त्रिभुज जिनकी दो भुजाएं बराबर होती हैं समद्विबाहु त्रिभुज कहलाते हैं, ठीक है। ऐसे त्रिभुज जिनकी दो भुजाएं बराबर होती हैं समद्विबाहु त्रिभुज कहलाते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है भाई, देखिए त्रिभुज ABC और DEF में त्रिभुज C बराबर त्रिभुज F के, AC बराबर DF के और BC बराबर EF के है। यदि AB बराबर 2x-1 तथा DE बराबर 5x-4 है तो x का मान क्या होगा भाई? बताइए, निकाल दीजिए भाई फटाफट। क्वेश्चन में दिया ही है सर्वांग समता के नियमानुसार, ठीक है। सर्वांग समता के नियमानुसार भाई देखिए लिखेंगे हम लोग सर्वांग समता, ठीक है। सर्वांग समता समझ लीजिएगा भाई। सर्वांग समता के नियमानुसार देखिए 2x-1 बराबर 5x-4 के, ठीक है, यही बोला है ना। अब 3x बराबर -3 के, x बराबर 1 के, ठीक है, यही ना होगा भाई। समझ में आया कैसे आया भाई? देखिए 2x 5x से घट जाएगा और एक जो है 4x से घट जाएगा, ठीक है। तो 2x 5x में से 2x घट जाएगा, 3x आ जाएगा और 4 में से 1 घट जाएगा, 3 आ जाएगा। तो x बराबर 3 और 3 दोनों घट जाएंगे भाई, 1 आ जाएगा। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपका ऑप्शन नंबर डी सही है, 1। देखिए अगला है, अगला क्वेश्चन है, पढ़ते हैं भाई। किसी त्रिभुज की एक भुजा 5 सेंटीमीटर तथा दूसरी भुजा 10 सेंटीमीटर है और इसका परिमाप p सेंटीमीटर है, जहाँ p एक पूर्णांक है। p के न्यूनतम और अधिकतम संभव मान क्रमशः हैं। क्या है भाई बताइए? पास में रोड है भाई, तो वाहनों का आना जाना लगा रहेगा, तो भाई जाहिर सी बात है आवाज़ तो आएगी ही, कोई बात नहीं। देखिए सॉल्व करते हैं हम लोग। माना त्रिभुज की तीसरी भुजा x है, माना त्रिभुज की तीसरी भुजा बराबर x, ठीक है। तब p बराबर 10 + 5 + x के, तो p बराबर 15x माइनस x, सॉरी भाई 15 होगा, 15 माइनस x के, ठीक है। तो x बराबर p माइनस 15 के, ठीक है। p के स्थान पर ऐसी संख्या रखने पर जिससे दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ी हो। p बराबर 21 और 29 रखने पर यह संतुष्ट होता है, ठीक है। p बराबर 21 और 29 रखने पर यह संतुष्ट होता है। p के न्यूनतम और अधिकतम मान क्रमशः x और x बोल रहे हैं भाई, 21 और 29 होंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा भाई आपका। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है भाई, माध्यिका निकालना है। देखिए क्या है, पढ़ते पहले क्वेश्चन। माना किसी आंकड़े 13, 8, 15, 14, 17, 9, 14, 16, 13, 17, 14, 15, 16, 15, 14 का माध्यक x है। यदि 8 के स्थान पर 18 कर दिया जाए तो आंकड़ों का माध्यक y है। x तथा y के मानों का
योग क्या होगा भाई? ये बोला है 18 के स्थान पर, बोला है 8 के स्थान पर 18 कर दिया जाए। ठीक है, चलिए भाई निकालते हैं। देखिए आंकड़ों देखिए भाई, आंकड़ों 13, 8, 15, 14, 17, 9, 14, 16, 13, 17, 14, 15, 16, 15, 14 को आरोही क्रम में रखने पर, ठीक है, आरोही क्रम में को आरोही क्रम में लिखने पर, आरोही क्रम में लिखते हैं भाई 8, 9, 13, 14, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 17, 17। ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिएगा भाई, हम बार बार लिख नहीं पाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा? विषम संख्याओं का माध्य। विषम संख्याओं का माध्य बराबर कितनी संख्याएं भाई? 16 है ना, 16 संख्याएं हैं। तो देखिए हम इसको स्किप करने जा रहे हैं भाई, आप लोग याद कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिएगा, तभी सवाल समझ में आएगा, वरना समझ में नहीं आएगा। देखिए अब विषम संख्याओं का माध्य बराबर, माध्य यानी x बराबर n + 1/2 के। ठीक है, विषम संख्याओं का माध्य यानी x बराबर n + 1/2, वहाँ पद जहाँ n कुल पदों की संख्या है। ठीक है, n कुल पदों की संख्या भाई, देखिए x बराबर n है ना, n कितना पदों की संख्या कितनी है भाई? 15 है, + 1/2 के, तो 16/2 के, 2 अट्ठे 16। ठीक है, आठवां पद कौन था भाई? हम देख चुके हैं, आप लोगों को देखने की ज़रूरत है। ठीक है, आठवां पद 14 था। ठीक है, तो x बराबर आठवां पद है भाई, आठवां पद क्या है? 14 है। ठीक है, आठवां पद 14 है। प्रश्नानुसार 8 के स्थान पर 18 करने पर आंकड़ों का क्रम निम्नवत होगा। चलिए भाई 8 के स्थान पर 18 करते हैं। देखिए 9, 13, 13, 14, 9, 13, 13, 14 4 बार है भाई, 14 4 बार है, फिर 15 3 बार है, 15, 15, 15, 16 2 बार है, 16, 16, 17, 1 मिनट भाई, 17 और 18। ठीक है, 8 के स्थान पर 18 रखने पर अब मध्यक बराबर मध्यक। ठीक है, माध्यक यानी y बराबर 15 के। ठीक है, माध्यक y बराबर 15 के। माध्यक भाई 15 कैसे आया पता है? देखिए 7 इधर से ले लीजिए, 7 इधर से ले लीजिए। ठीक है, बीच में मध्य में 15 आएगा, वही आपका माध्यांक है। या तो फिर वैसे भी हो जाएगा, आठवां पद क्या भाई? 14 है, उसको क्या भाई 8 के स्थान पर 18 रखने पर एक क्रम प्राप्त हुआ। अब क्या होगा? y बराबर 15 आ गया, x + y बराबर 15 + 14 के। ठीक है, 15 + 14 बराबर 29 के, 29 के। यही आपका आंसर है भाई। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। 29 ऑप्शन नंबर 20 सही है।
आगे देखते हैं। देखिए, किसी थैले में 3 सफ़ेद, 2 नीली और 5 लाल गेंदें हैं। थैले में से यादृच्छा एक गेंद निकाली जाती है। निकाली गई गेंद लाल रंग की नहीं है, इसकी क्या प्रायिकता है? बताइए भाई, इसकी क्या प्रायिकता है? चलिए सॉल्व करते हैं। कुल गेंद बराबर, ठीक है, कुल गेंद बराबर 3W × 2B × 5R, ठीक है। तो H यानी S बराबर 3 + 2 + 5, सबको जोड़ लेंगे बराबर 10 के। अब लाल गेंद लाल रंग की नहीं है, ठीक है, तो HE बराबर, ठीक है, एक मिनट भाई, HE बराबर 5 के, ठीक है। अब लाल गेंद निकालने की प्रायिकता, देखिए भाई, लाल गेंद निकालने की प्रायिकता बराबर H × E, H × S, ठीक है, बराबर लाल गेंद निकालने की प्रायिकता 5 बटा कुल गेंदों की संख्या 10, ठीक है। 5 का नम 5, 5 दूना 10, ठीक है। लाल गेंद ना निकालने की प्रायिकता बराबर, यहाँ पर 1 होगा भाई, 5 का नम 5, 5 दूना 10, ठीक है। तो कितना आ गया भाई, 1 बटा 2। और लाल गेंद ना निकालने की प्रायिकता 1 - 1/2 के बराबर 1/2 के, ठीक है। यही आपका आंसर हो गया भाई। ओके, ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है। तो दोस्तों, ये तो थे मैथ के क्वेश्चन, और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपको मैथ का प्रैक्टिस सेट कैसा लगा और वीडियो कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और एक बात कहना चाहते हैं आप लोगों से, अगर आप लोग आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट बॉटनी क्लासेस पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक हमेशा पहुंचता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।